गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन प्राप्त किया था। बच्चों, 4 लेक्चर के अंदर हम दो बैलों की कथा का सुंदर अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हीरा और मोती नामक दो बैल कितनी मित्रता के साथ और कितने प्रेम बंधन में बंधे हुए अपने समस्त परिश्रम को आपस में बांटकर अपने जीवन यापन को व्यतीत करते हैं। बच्चों, वो बैल जहाँ झूरी नामक एक काछी के घर के किसान के घर में निरंतर परिश्रम करते हुए खेतों में काम करते थे, वहीं एक दिन जब झूरी का साला गया उन्हें अपने घर ले जाता है, तो वो किस प्रकार से वहाँ से भागकर आते हैं और फिर झूरी के पास आकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। लेकिन फिर किसी कारणवश गया उन्हें पुनः ले जाता है और फिर वो उसके घर से भागकर आते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। जब रास्ता भटक जाते हैं तो वो कांजी हाउस पहुंच जाते हैं। कांजी हाउस में वो अन्य जानवरों की सहायता करते हैं। हमने कहानी में पढ़ा था कि किस प्रकार कांजी हाउस, जहां लावारिस घूमने वाले जो जानवर होते हैं उनको पकड़कर दंड रूप में बांध दिया जाता है और उन्हें 5-7 दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। तो कांजी हाउस में हीरा और मोती किस प्रकार से पकड़ लिए जाते हैं और पकड़ने के उपरांत वो किस प्रकार से कांजी हाउस की दीवारों को तोड़कर और वहाँ से भागने में और अन्य जानवरों को बचाने में सफल हो जाते हैं, ये सब हमने इस कहानी में पढ़ा था। किस प्रकार से वो वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब अन्य जानवरों को वो बचा लेते हैं लेकिन खुद नहीं भाग पाते हैं, तब उनकी नीलामी हो जाती है। बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा था कि उनकी जब नीलामी होती है तो उनके कृशकाय शरीर को, क्योंकि उन्हें भी 7 दिन से भोजन नहीं मिला था, तो उनके कृशकाय शरीर को देखकर एक मुसलमान डड़ियल उन्हें खरीद लेता है। जब वो उन्हें खरीदता है तो निश्चित ही हीरा और मोती को उसके मनोभावों का अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये व्यक्ति हमें काट कर हमारी बोटी बोटी नष्ट कर देगा और फिर हमारे मांस को ये चमड़ा बनाकर काम में लेगा। इसी तरह से उनको अपनी आने वाले भविष्य की चिंता सताने लगती है और वो नीलाम होने के बाद उस डड़ियल के साथ जाने तो लगते हैं, लेकिन उनकी रूह कांप रही होती है। बच्चों, ये दोनों निर्मम अपराधी, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपराध की सज़ा भुगतने के लिए जो उस डड़ियल के साथ जा रहे थे, अचानक दोनों को जब झूरी काछी यानी अपने सबसे पहले मालिक के घर का रास्ता दिखाई देता है, तो दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और आँखों ही आँखों में दोनों इशारे करते हैं कि क्यों ना इसको पछाड़ कर हम अपने पहले वाले घर में पहुंच जाएं। इस तरह से वे दोनों एक निश्चय करते हैं कि हमें इसको पछाड़ना है और इसको पछाड़कर यहाँ से भाग जाना है। ऐसा निश्चय करके वे दोनों ही उस डड़ियल को पछाड़कर और वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। जब वो झूरी के घर के द्वार पर पहुँचते हैं तो झूरी उन्हें देखकर गले से लगा लेता है और दोनों जने ही किस प्रकार से उस झूरी के प्रेम को स्वीकार करते हैं। डड़ियल आता है और आकर उनको मांगने का प्रयास करता है, लेकिन मोती किस प्रकार से उसे खदेड़ता हुआ शहर के बाहर भेज देता है। बच्चों, इस कहानी में हमने इस प्रकार से दो बैलों के अनन्य प्रेम, मित्रवत व्यवहार और उनकी सहिष्णुता का अध्ययन प्राप्त किया। ये दोनों बैल जीवन के उस आनंद का परिचय देते हैं कि यद्यपि जीवन में रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन उन रिश्तों में जो सबसे बड़ा संबंध होता है वो होता है एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ।
जिसमें अनन्य विश्वास होता है, जो विश्वास की नींव पर ही खड़ा होकर विकसित होता है। ऐसा ही रिश्ता ये दो बैलों की कथा कहानी में दर्शाया गया। बच्चों, इसके साथ ही इस कहानी में जो मुख्य रूप से बात प्रकट हुई वह यही है कि उस समय, जिस समय मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी, उस समय भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी के लिए उन्होंने देशवासियों को इन बैलों के माध्यम से ये प्रकट किया कि यदि हम में विद्रोह की भावना होगी तो हम किसी भी प्रकार से अपनी आज़ादी को प्राप्त कर ही लेंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आज़ादी को प्राप्त करने में कभी भी असफल नहीं हो सकता। बस मन में अडिग विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास कि जिस विश्वास पर आपको अपने आप पर इतना अटूट विश्वास हो कि कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके विश्वास को खंडित ना कर सके। बच्चों, ऐसा ही इस दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने हमारे देशवासियों के मन में एक विद्रोह की भावना का संचार किया कि जिस प्रकार वो बैल हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए विद्रोह करके भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए। ये उस समय की कहानी के लिए संदेश था। आप कहेंगे आज के लिए संदेश, तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस कहानी का यही संदेश है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में परिस्थितियाँ और संघर्ष होते ही होते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संघर्ष में हमें ना घबराते हुए हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आज इस कहानी के हम समस्त प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न में होगी शब्द लगा है। तो जहाँ भी होगी होता है, इसका मतलब यही है कि वो आपसे कल्पनात्मक प्रश्न पूछ रहा है। कल्पनात्मक का मतलब यही है कि आपको उसे अपनी कल्पना के माध्यम से प्रकट करना है। तो ये कल्पनात्मक प्रश्न है। आप सोचिए, इसमें नहीं बताया गया कि उनकी हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो अब हमें अपनी कल्पना से उत्तर देना है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी शायद इसीलिए ली जाती होगी कि कहीं कोई जानवर गुप्त रूप से भाग तो नहीं गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसीलिए ली जाती होगी कि कहीं कोई जानवर गुप्त रूप से भाग तो नहीं गया। मतलब ये आपको प्रकट करना है कि कोई भी जानवर ऐसा ना हो कि वो गुप्त रूप से भाग गया हो और उनकी जो परिश्रम है लावारिस जानवरों को नीलाम करने का, वो परिश्रम कहीं अधूरा ही रह जाए। अब दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? क्योंकि अब देखिए, वो छोटी बच्ची जो भैरों की थी, याद रखिए कहानी में हमने पढ़ा था कि गया के ही एक भाई भैरों थे और भैरों की एक बच्ची थी छोटी, जिसकी सौतेली माँ थी। इतना ही परिचय इस कहानी में दिया गया है। अब सौतेली माँ उस बच्ची को परेशान करती थी, ये हमने कहानी में पढ़ा था। तो अब क्वेश्चन ये है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब जो व्यक्ति खुद दुखी होता है, जब वो दूसरे व्यक्ति को दुखी देखता है तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में वो पीड़ा उमड़ने लगती है, जो पीड़ा उसके हृदय में होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो छोटी बच्ची है, जिसने अपनी पीड़ा के समान ही उन बैलों की पीड़ा को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे मैं सौतेली माँ के अत्याचारों से पीड़ित हूँ, ठीक उसी प्रकार से ये बैल भी मेरे पिताजी और चाचा जी के अत्याचारों से दुखी हैं। इसीलिए उसे बैलों के प्रति एक प्रेम प्रकट हुआ, क्योंकि वो भी अनाथ थी, प्रेम से रिक्त थी
और उसे ऐसा लगा कि जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ये भी अनाथ हो गए हैं, इसलिए उसे उन पर प्रेम प्रकट हुआ। अगला प्रश्न है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कि ये नीति विषयक मूल्य क्या होते हैं। देखिए, आपने इस कहानी को पढ़ा, अब इस कहानी में नीति विषयक यानी कि आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई, ये मतलब है कि नीति विषयक यानी नीति से संबंधित कौन से मूल्य प्राप्त हुए। तो आपको वो नीति विषयक मूल्य, तो बैलों के माध्यम से हमने जो मूल्य ग्रहण किए, मतलब हम में भी वो मूल्य होने चाहिए, वही मूल्य आपको इसमें प्रकट करने हैं। तो बैलों के माध्यम से जो नीति विषयक मूल्य प्रकट हो रहे हैं वो है स्वामी भक्ति, क्योंकि वो स्वामी भक्त थे तो हमें भी स्वामी भक्ति करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि स्वामी भक्ति कैसे, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे ले सकते हैं। आप जहाँ भी नौकरी करते हैं, आप जिसके भी अधीन काम करते हैं, आपको जिसका आप नमक खाते हैं उसका हर प्रकार से आदर और उसके विश्वास के योग्य ही कार्य करने चाहिए, जैसे कि स्वामी भक्ति। फिर दूसरा पॉइंट है सहिष्णुता, हम में सहन शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जरा जरा सी बात में हम नाराज हो जाएं, तो हम में क्या होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। तो यहाँ दूसरा पॉइंट जो है वो है कि हम में क्या होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। बच्चों, सहिष्णुता का मतलब है सहन शक्ति, कि हम में क्या होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। वही तीसरा पॉइंट जो बैलों के माध्यम से प्रकट हुआ है वो क्या है कि हम में दया होनी चाहिए, दया भाव। फिर जो चौथा पॉइंट है वो है स्त्री आदर। मतलब स्त्री का आदर, स्त्री का आदर या स्त्री सम्मान, आपको जो सही लगता है वो लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें स्त्री सम्मान लिखना चाहिए तो आप लिखिए स्त्री सम्मान। और वही पांचवा पॉइंट जो है वो क्या है कि हमें स्त्री का आदर करना चाहिए, स्वामी भक्ति होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, यानी कि दूसरों के प्रति हम में उसकी पीड़ा को समझने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब हम उसकी पीड़ा को समझ सकें। तो इस प्रकार से इन बैलों के माध्यम से जो नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं वो नीति विषयक मूल्य हैं ये 5। तो हमें ये तीसरा प्रश्न है, उस तीसरे प्रश्न में ये मुख्य रूप से बात प्रकट की गई है कि इस कहानी में नीति विषयक जो मूल्य हैं उनका क्या मतलब है। मतलब पूरी तरह से कि जो नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं वो नीति विषयक मूल्य क्या है, तो ये हमें इसमें ध्यान देना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। देखिए बच्चों, अब इसमें गधे की कौन सी स्वाभाविक विशेषताएं प्रकट होती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों उसमें है गधे की विशेषताएं। एक तरह से ध्यान दीजिए कि ऊपर जो हमने विशेषताएं लिखी हैं ये नीति विषयक मूल्य भी है और ये बैलों की विशेषताएं भी हैं। ये किसकी विशेषताएं हैं, बैलों की विशेषताएं। तो ये भी ध्यान देना है आपको कि आप
नीति विषयक मूल्यों में बैलों की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। तो जो नीति विषयक मूल्य हैं वो बैलों की विशेषताएं ही हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे गधे की विशेषताएं कि भाई इसमें गधे की क्या विशेषताएं थी। तो गधे की विशेषताओं पर आपको ध्यान देना है। तो वो क्या है विशेषताएं कि वो निरापद सहिष्णुता। अब निरापद सहिष्णुता का मतलब है कि सुरक्षित दया भाव। तो हम जैसा कि किताब में बताया गया है वैसे ही हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए वो निरापद सहिष्णुता है उसमें। उसका दूसरा पॉइंट है संतोषी प्रवृत्ति। हमको ये विशेषताएं बतानी है। उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? संतोषी प्रवृत्ति होती है। वही वो सरल स्वभाव का होता है। कैसे स्वभाव का? सरल स्वभाव का। वो सरल स्वभाव का होता है। फिर तीसरा पॉइंट हो गया आपका। अब है स्थायी विषाद। उसमें एक दुख होता है। वो दुख किस कारण से है ये उसे पता नहीं होता है। मतलब उसके अंदर एक विषाद है। विषाद यानी पीड़ा। ऐसी पीड़ा कि वो किस वजह से है ये भी उसे पता नहीं होता है। तो वो स्थायी विषाद में होता है। और उसके बाद होता है मुनियों के समान स्थिरता। मुनियों सी स्थिरता। तो उसमें जो स्थिरता है वो मुनियों के समान स्थिरता है। तो ये ध्यान देना है बच्चों आपको कि ये गधे की विशेषताएं हैं कि वो मुनियों के समान स्थिर होता है, वो सरल स्वभाव का होता है, उसमें निरापद सहिष्णुता होती है और वो संतोषी प्रवृत्ति का होता है। वो स्थायी विषाद से ग्रसित होता है, अर्थात वो कभी भी दुखी हो सकता है। अब बात ये है कि जो हमने इसमें मुख्य रूप से प्रश्न पूछा गया है ये तो हो गई गधे की विशेषताएं। फिर वो कह रहे हैं कि मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो वो नया अर्थ क्या है वो सुनिए कि यहाँ मूर्ख प्रकट ना करके उन्होंने उसे एक ऐसा स्वामी भक्त बताया है कि जो हर परिस्थिति में किसी ना किसी तरह से स्वामी की भक्ति करना चाहता है। वहीं ध्यान रखिए जहाँ चैप्टर शुरू हुआ था वहाँ सबसे पहले गधे का ही परिचय था। तो उसमें अंग्रेज़ों के बाहर के जो देशों में हमारे देश के लोग निवास कर रहे हैं, जैसे उस समय की परिस्थितियों में दक्षिणी अमेरिका में और दक्षिणी अफ्रीका में जो भारतीय निवास करते थे उन भारतीयों के साथ जो अनादर पूर्वक व्यवहार होता था, तो ऐसा अनादर से भरा हुआ जो व्यवहार उनके साथ होता था उस व्यवहार की ओर यहाँ संकेत किया है कि किस प्रकार से वो बेचारे भारतीय उस समय गधे के समान ही किसी भी प्रवृत्ति का खंडन नहीं करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस गधे की विशेषताएं भी बतानी है आपको और विशेषताओं के साथ ये भी बताना है कि गधे को हम मूर्ख न कहकर उसे किस रूप में प्रकट कर सकते हैं कि ये उसका सरल स्वभाव है। वो हर प्रकार से विरोध या खंडन की प्रवृत्ति नहीं रखता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब देखिए पाठ में कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं जो ये बात स्पष्ट करते हैं कि उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अब आप इसे कैसे प्रकट करेंगे वो सुनिए कि घटनाओं से ये बात हमें कैसे मालूम होती है कि उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो अब इसे ध्यान से पढ़ने के लिए हमें उन घटनाओं का स्मरण करना है। जैसे देखिए पाठ के प्रारंभ में ही ये बात बताई गई थी कि दोनों साथ साथ खाना खाते थे, चारा साथ साथ खाते थे, दोनों साथ साथ पानी पीते थे। एक पानी से मुंह हटाता था तो दूसरा भी पानी से मुंह हटा लेता था। खेतों में जब काम करते थे तो दोनों के मन में ही ये भाव होता था कि वो एक दूसरे से अधिक बोझा उठा ले।
उनके दिमाग में ये बात होती थी कि हमारी पीठ पर अधिक बोझा हो और दूसरे की पीठ पर कम बोझा हो। वहीं जब गया के घर से वो दोनों भागते हैं तो दोनों समान रूप से अपना स्थायी भाव रखते हुए भाग जाते हैं। वहीं कांजी हाउस से जब वो जानवरों को निकालते हैं और हीरा मोटी रस्सी से बंधा होता है, यद्यपि चाहता तो मोती भाग सकता था, लेकिन मोती अपने हीरा दोस्त की वजह से वहाँ से नहीं भागा। उसी प्रकार उस लड़की के प्रति भी उन दोनों में ही समान भाव से प्रेम आदर था। तो ये जो घटनाएं हैं, यदि आप स्पष्ट रूप से पॉइंटों में लिखना चाहें तो पॉइंटों में लिखें कि निम्न प्रसंग जो हैं वो ये बात स्पष्ट करते हैं कि उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हीरा ने बात कही थी कि हमको स्त्री पर सींग नहीं चलाना चाहिए, तो ये बात प्रेमचंद का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करता है। अब सीधी साफ स्पष्ट बात है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो प्रेमचंद इस बात के माध्यम से ये प्रकट करना चाहते हैं कि स्त्री सम्मान की अधिकारिणी होती है, इसलिए स्त्री सम्मान को ध्यान रखते हुए उसके द्वारा की गई गलतियों को अपने ध्यान में न लाते हुए उसे क्षमा कर देना चाहिए। मतलब स्त्री सम्मान मुख्य रूप से यहाँ प्रकट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है कि पशु और मनुष्य के आपसी संबंध किस तरह से यहाँ व्यक्त हुए हैं। देखिए, एक तो था झूरी, जिसने हीरा और मोती को बहुत ही प्रेम से पाला, कभी गलती से भी उन पर लाठी नहीं उठाई। और एक था गया, जिसने झूरी के बैलों को अपने खेत में जब ले जाया गया तो उसने खेत में ले जाते समय अनायास ही कई डंडे उन पर बरसा दिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये भय था कि ये पलटकर वार कर सकते हैं, इसलिए क्यों ना पहले मैं ही इन्हें भयभीत कर दूं। तो देखिए, इस कहानी में जीवन जीने वाले जो किसान हैं, दो प्रकार से उदाहरण दिए, एक तो झूरी का और एक गया का। जहाँ झूरी प्रेम और अपनी भक्ति के बल से उन दोनों बैलों को जीत लेता है, वहीं गया अत्याचार और शोषण करता हुआ उन पर डंडे बरसाता है। बैल गया को पसंद नहीं करते हैं और झूरी से इतना प्रेम करते हैं कि सब जगह घूम घाम कर आखिर वापस झूरी के द्वार पर ही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं प्रकट कीजिए। अब देखिए, हम मोती की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो मोती की विशेषताएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 8, तो हम उत्तर 8 पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमें मोती की विशेषताएं पढ़नी है कि मोती ने इस कहानी में अपनी कैसी विशेषताओं को, कैसे चरित्र को प्रकट किया है। देखिए, मोती इसमें मुख्य रूप से सहिष्णु दिखाया गया है। सहिष्णु का मतलब होता है बच्चों सहन करने वाला। उसके बाद है दयावान, सहिष्णु, फिर है दयावान, फिर प्राणियों से प्रेम करने वाला। जैसे पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, फिर तीसरा पॉइंट हो गया प्राणी प्रेमी, अर्थात प्राणियों से प्रेम करने वाला। फिर चौथा पॉइंट है आपका कि वो सरल हृदय का है, अर्थात उसके अंदर रुष्टता नहीं है, सरल हृदय। इस प्रकार से
आप 4 विशेषताएं लिखते हुए इसको कहानी में कुछ प्रसंगों से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि वो सहिष्णु है, ये कैसे है कि जब उसने मोती ने हीरे को बंधे हुए देखा तो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने हीरा की वजह से अपनी पीठ पर भी डंडों को स्वीकार कर लिया और मोटी रस्सी में बंध गया। वहीं वो दयावान भी है, उन्होंने उस स्त्री पर प्रहार नहीं किया। प्राणियों का प्रेमी कैसे है कि उन्होंने वो सारे जानवर कांजी हाउस से छुड़वा दिए। और सरल हृदय कैसे है कि वो गया के इतने अत्याचारों को सहन कर जाता है। अब इस प्रकार से आशय स्पष्ट करना है कि अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब आपको इसकी बात को स्पष्ट करना है कि कौन सी बात की ओर यहाँ संकेत किया गया है कि अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य ये वंचित है। अब मनुष्य किस बात से वंचित है? देखिए, ये बात चैप्टर में तब आई थी जब शुरू में ही वो दोनों बैल खेतों में काम करते हैं और खेतों में काम करने के उपरांत जब झूरी रात्रि में उन्हें दाना चारा भूसा डालता है और वो दोनों ही एक दूसरे की थकान को उतारने के लिए एक दूसरे को जीभ से चाटते हैं, वहीं ये बात संकेत की गई थी कि उन्होंने ये बात मुंशी प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से कही है कि ये वो शक्ति है जो दोनों एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करते हैं और उस पीड़ा को अनुभव करते हुए दोनों ही एक दूसरे की थकान उतारना चाहते हैं। यद्यपि मनुष्य में ऐसी अनुभव करने वाली शक्ति का अभाव पाया जाता है। यद्यपि मनुष्य विवेक और बुद्धि से कहीं ज़्यादा सबल है जानवरों से, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी शक्ति नहीं देखी जाती है जैसी शक्ति ये बैल एक दूसरे को चाटकर प्रकट करते हैं। मतलब बात यह हो गई कि बैलों के संदर्भ में ये बात कही गई है कि वो एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय मानो भोजन मिल गया हो। अब देखिए, यह यहाँ पर ये जो एक रोटी की बात है ये किसको प्रकट कर रही है कि उस एक रोटी से उनकी भूख कहाँ शांत होती, लेकिन उन दोनों के हृदय मानो भोजन से तृप्त हो गए हैं। अब यहाँ क्या आपको आशय स्पष्ट करना है कि यद्यपि सौतेली माँ के अत्याचारों से पीड़ित वो छोटी बालिका जब हीरा और मोती के लिए घी लगी छोटी छोटी 2 रोटियां अपने हिस्से से बचाकर लाती है और उन दोनों को चुपके से खिलाकर चली जाती है, तो उन दोनों बैलों के मन में ये भाव प्रकट होता है कि भले ही वो चारा और भूसा हमें अच्छा ना लगे, लेकिन इस बालिका ने प्रेम के साथ जो 2 रोटियां हमें खिलाई हैं वो दोनों रोटियां हमारे हृदयों को तृप्त कर रही हैं। तो ये बात ये स्पष्ट करती है कि प्रेम रूपी भोजन कहीं अधिक मन को तृप्त कर देता है। अब है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो देखिए, इसमें तीसरा ऑप्शन कि वह गया हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, वही आपको लगाना है, क्योंकि पहली बार में उसने सूखा भूसा नहीं दिया था। अब दूसरी बार जब वो उनसे परेशान हो गया तो उन्होंने उसे सूखा भूसा डाल दिया। अब बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन की। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। अब यहाँ बात ये आती है कि पहला प्रश्न ये है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ यद्यपि आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रताड़ना को भी सहन किया था। बच्चों, प्रताड़ना होता है
किसी प्रकार के शस्त्र के वार को सहन करना या किसी प्रकार के शोषण अत्याचार को सहन करना। अब उन्होंने आवाज़ उठाई और प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की प्रतिक्रिया से तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। अब आपको दोनों तर्क प्रकट करने हैं कि किस प्रकार उन्होंने विरोध की आवाज़ उठाई और किस प्रकार प्रताड़ना को सहन भी किया। अब कैसे? देखिए, जब वो गया के साथ गया के घर पहुँचे तब उन्होंने यद्यपि गया के डंडे भी स्वीकार किए और फिर वहाँ से भागने में भी सफल रहे। मतलब उन्होंने विरोध भी किया और डंडे भी खाए। पहले डंडे खाए और चाहते तो वहीं पछाड़ सकते थे, लेकिन वो बंधे और बंधने के बाद फिर गया के घर से भाग गए। उसी प्रकार दूसरी घटना आपको लिखनी है कि जब वो कांजी हाउस में बंद होते हैं लावारिस जानवरों के साथ में, तो ऐसे लावारिस जानवरों के साथ बंधे होने पर वो हर प्रकार से उन जानवरों के समान ही उनके अत्याचार और शोषण को सहन करते हैं। लेकिन वहीं उन जानवरों की ऐसी अवस्था को देखकर कि ऐसा लग रहा था कि अभी वो जानवर प्राणों से विहीन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। ऐसी अवस्था को देखते हुए उन्होंने तुरंत ही निश्चय किया कि हम इस दीवार को तोड़कर इन जानवरों को यहाँ से भगा देंगे। तो विद्रोह का भाव प्रकट हुआ, उन्होंने वहाँ से जानवरों को भगा दिया। लेकिन दो गधे भाग नहीं रहे थे, इसलिए वो फंस गए। उन गधों को भगाने के प्रयास में उन्हें काफ़ी समय लगा और वो गधे नहीं भागे, इसलिए हीरा जो था वो पकड़ में आ गया और मोटी रस्सी के द्वारा बांध दिया गया। तो बच्चों, हमें दो प्रकार से आंसर प्रकट करने हैं कि पहले तो उन्होंने विरोध किया और विरोध करके उन्होंने अपनी उत्तेजना को दिखाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांजी हाउस के जो चौकीदार था उसकी प्रताड़ना को भी सहन किया। तो आपको ये बात दोनों प्रकार से लिखनी है कि एक तरफ तो वो विरोध को स्वीकार करते हैं और एक तरफ वो प्रताड़ना को भी स्वीकार करते हैं। अब रचना और अभिव्यक्ति का जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी 12वां क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, क्या आपको लगता है ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो बिल्कुल सही है। आप इसके आंसर में लिखेंगे बिल्कुल सत्य है ये बात, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने पाठ के कहानी के प्रारंभ में ही ये बात स्पष्ट कर दी है कि तत्कालीन समाज में हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इसीलिए इन दो बैलों की कथा का जो विरोध है उसमें ये बात साफ स्पष्ट होती है कि वो इस कहानी के माध्यम से हमारे देश के तत्कालीन समाज के नौजवानों, किसान और मजदूर वर्ग को ये चेतना देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अत्याचार को सहन करते रहोगे तो आज़ादी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इस कहानी से ये प्रकट किया है कि विद्रोह और उत्तेजना उत्साह की आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। यदि विरोध करोगे तो ही संघर्षों से और कष्टों से मुक्ति पाकर एक दिन स्वतंत्र हो जाओगे, जिस प्रकार हीरा और मोती विद्रोह की आवाज़ से स्वतंत्र हो गए थे। अब है भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ भाषा अध्ययन संबंधी जो प्रश्न हैं उसमें ये कहा गया है कि निपात क्या होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हम निपात के बारे में पढ़ेंगे कि ये निपात क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए, निपात एक व्याकरण का भाग है। निपात में दो शब्द आते हैं, ही और भी। ये दोनों ही जो शब्द हैं ये बात में जोर देने के लिए कहे जाते हैं। इन दोनों शब्दों को हम कहते हैं निपात। अब कैसे कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो आप जोर देने के लिए जब ही का प्रयोग करते हैं तो यहाँ ही निपात के रूप में है, और भी का भी प्रयोग इसी प्रकार से होता है। जैसे देखिए, बस इतना ही काफ़ी है, तो इतना ही यानी कि ही यहाँ पर जोर देने के लिए है। फिर भी मैं जोर लगाता हूँ। अब फिर भी यानी प्रकट करना कि किस प्रकार से आपने उसमें अपनी बात को जोर देकर कहा है। तो बच्चों, ही और भी, तो ये ही और भी जो हैं ये है आपके निपात। तो ये ध्यान देना है कि ही और भी ये निपात कहे जाते हैं, ये हैं निपात। और व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों का ही
जब किसी वाक्य में जोर देने का अर्थ होता है तो प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या बनता है कि वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। कहानी में से ऐसे 5 वाक्य आपको छांटने हैं जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। अब निपात के प्रयोग की दृष्टि से आपको 5 वाक्य छांटने हैं। जैसे देखिए, झूरी फूल की झड़ी से भी ना छूता था, तो झड़ी से भी, आपको खुद भी पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आप 4 वाक्य छांट कर लिख सकते हैं। तो जो भी चैप्टर में आपको ही और भी से संबंधित कोई भी 4 वाक्य दिखे उन्हें आपको छांट कर लिखना है। पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। मोती अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तुम भी अपने ही करोगे, अर्थात तुम भी अपना ही करोगे। अब यहाँ ही और भी से ये बात स्पष्ट है कि यहाँ दोनों ही निपात के रूप में इस बात को प्रकट करते हैं कि हमें जोर देकर बात को कहना है। अब है रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर उनके भेद भी लिखिए। अब बच्चों, वाक्य जो होते हैं आपको अच्छे से पता है 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो ये जब नियमित कक्षाएं लगेंगी तो आपको विस्तारित रूप से समझाया जाएगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही कर्ता हो वो सरल वाक्य होता है। जिसमें 2 अलग अलग वाक्यों को किसी योजक शब्द जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अपितु, बल्कि के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यदि हम प्रधान वाक्य को छिपा लें तो अन्य उपवाक्य वहाँ दिखाई नहीं देंगे, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे कि कहा जाए कि आकाश में बादल छा रहे हैं, अब हमने इसको छिपा लिया, आगे का जो सेंटेंस है वो उससे जुड़ा हुआ है, लगता है बारिश हो सकती है। अब लगता है यदि यहाँ से वाक्य पढ़ा जाएगा तो वो अधूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी या व्याकरण की कक्षा लगेगी तो आपको विस्तारित रूप से सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का अध्ययन कराया जाएगा। अब बच्चों, अंतिम प्रश्न है कि कहानी में जगह जगह जो मुहावरों का प्रयोग हुआ है तो उन मुहावरों को छांटकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो ये बच्चों आपके खुद का काम है, क्योंकि पूरी कहानी में करीबन 7-8 बार मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि पौ बारा होना, तो ये इसमें आया था। तो जो मुहावरे हैं आप सब कक्षा 5th क्लास से 4th क्लास से मुहावरे शुरू हो जाते हैं, तो ये आपको खुद छांटने हैं, चैप्टर को पढ़ना है और उसमें जहाँ भी मुहावरे आते हैं उनको छांटना है और फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। इस प्रकार से आज के ये प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो सारे प्रश्न आपको एक साथ नहीं करने हैं। इन प्रश्नों को नियमित रूप से कोई 4-4 या 5-5 प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे और जो क्वेश्चन रचना अभिव्यक्ति से संबंधित हैं उन प्रश्नों का उत्तर बड़ा है, जैसा कि बोल के आपको बताया गया था, तो उनको आपको लगभग 8 से 10 लाइनों में लिखना ही चाहिए। जो भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न हैं उनमें आपके जो सेंटेंस मैंने बताए हैं वो आपको नहीं लिखने हैं, आपको किताब में से, इस चैप्टर में से कोई अन्य जो वाक्य हैं वो छांटने हैं। बाकी के कक्षा 9th के जो ये 10 नंबर तक के प्रश्न हैं ये सभी छोटे प्रश्न हैं। तो छोटे प्रश्नों में शुरू के 5 प्रश्न अति लघुत्रात्मक हैं, जिनमें आपको केवल 3 से 4 लाइन के अंदर ही देना है, क्योंकि 2 लाइन में नहीं आएगा, इतने छोटे भी नहीं हैं। और जो 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न हैं उनका उत्तर आपका कम से कम 8 लाइन में बनता है। तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों को आप अपने हिसाब से अपनी पंक्तियों में सुंदर राइटिंग के अंदर कॉपी में लिखेंगे और अन्य कोई प्रश्न आपका बनता है तो वो भी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिख कर रखना है। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उनका उत्तर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।